जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो अपना ये सेशन है इसके अंदर हम दो तीन काम करेंगे। एक तो काम सबसे पहला आज हम ये करते हैं कि हम बात करते हैं, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ असूल हैं, कुछ प्रैक्टिसेस का नाम है। ये प्रैक्टिसेस या असूल इसलिए वाज़ह किए गए थे कि एक आम मामूल में ये देखा गया था। लेट मी यार साउंड थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ, इफ यू डोंट माइंड, तो फिर मैं कर सकूंगा। साउंड ज्यादा है। ये इसमें हमारा एक मेथड होता है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपनी तस्वीर जो है साइट पर ले आए। ओबीएस में अक्सर ये ग्रीन कपड़ा मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज इसमें तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। और दूसरा, इसमें जो चीज़ डिफरेंट लग रही थी वो ये थी कि फैन जो है ना पीछे से ऑन था, इसका साउंड आ रहा था, तो मैंने किया यार पहले इसको बंद कर दे। तो लो बच्चों, अब काम शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक जो आज का है ना हमारा, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ असूलों का नाम है, कुछ प्रिंसिपल्स का नाम है। ये रूल्स, ये प्रैक्टिसेस, ये प्रोसीजर्स असल में इसलिए बनाए गए कि कंपनी को डायरेक्ट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब इसमें एक चीज जहन में होनी चाहिए कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम उसको रूल्स कहते हैं, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको रूल्स की बजाय प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये मैं डेलिबरेटली वर्ड चेंज कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको अंदाजा रहे। ये रूल्स की जो टर्म्स है ये अमेरिकन में यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिका में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके लिए जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स हैं और बरतानिया में यानी इंग्लैंड में भी प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग इसको जो है सर्वेंट्स ऑक्सले एक्ट के तहत जो है वो लॉ का दर्जा देते हैं। जबकि हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा हांगकांग और इंग्लैंड से मैच करता है, इसलिए हमने इनको प्रिंसिपल का दर्जा दिया है, असूलों का दर्जा दिया है। तो ये प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, जो किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में बिके होते हैं उसको चलाने के और उसको कंट्रोल करने के असूल वाज़ह करता है कि इस कंपनी को चलाया कैसे जा सकता है, इस कंपनी को डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो मुख्तसरन ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं, उन बेसिक उस डिसिप्लिन को कहते हैं जिसके तहत एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को रन किया जाता है, जिसके तहत एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसे कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। ये असूल क्या है? ये असूल ये हैं कि ये असूल वाज़ह कुछ खास हालात के लिए दिए गए हैं। वो खास हालात क्या हैं? वो खास हालात ये हैं कि हमारा जो निज़ाम है इस कंपनी का या जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, उसके अंदर एंटिटीज ग्रुप्स में बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे एक तरफ शेयर होल्डर हैं जो कंपनी के मालकान हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि उसके कंट्रोलर्स हैं। अब दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक जरूर हैं, लेकिन मसला ये है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें कंपनी चलानी नहीं आती।
लिहाजा दे कैन नॉट रन द कंपनी, वो कंपनी को रन नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, सो दे कैन नॉट रन द कंपनी, तो कंपनी जो चलानी है वो तो चलानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के मालिक नहीं है। अब जब कोई बंदा खुद मालिक ना हो, ऑनर ना हो, और वो कंपनी चला रहा हो, तो एक शक या एक मसला रहता है कि शायद वो उतनी केयर नहीं करेगा, जितनी उतना दर्द उसको नहीं होएगा एसेट्स का, जितना कि एक ऑनर को हो सकता है। लिहाजा ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। मालिक वो हैं जो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के तमाम एसेट्स के मालिक हैं, और उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंट्रोलर्स वो हैं जो कारोबार चलाने के माहिर हैं, और वो कारोबार को चलाते हैं, रन करते हैं, उसका विजन, उसका मिशन तय करते हैं। लेकिन मसला ये है कि दोनों बदगुमानी का शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि जो कंट्रोलर्स हैं उन्हें लगे कि कारोबार चला ही वो रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद कारोबार ना चल पाता। और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ऑनर्स हैं, और वो ये समझेंगे कि क्योंकि एसेट्स ही हमारे हैं लिहाजा हम एक्चुअल मालिक हैं। तो इन दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन होना चाहिए, यानी कंट्रोलर्स को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जिनका माल है या जिनका एसेट लगा हुआ है, एक्चुअली दे आर द ओनर एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देयर राइट्स। और दूसरी तरफ जो जो शेयर होल्डर हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि एक्चुअली मेहनत तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों के इंटरेस्ट को जो है वो अलाइन किया जा सके, और इसके तहत कंपनी की स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सके, और उन स्ट्रेटेजिक डिसीजन में स्टेक होल्डर और पर्टिकुलरली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सके। ये इन असूलों का लुबे लुबाब है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चले। तो इसका मतलब है ये एक सिस्टम है जिसके तहत कॉर्पोरेट को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ इसकी जो अहमियत है वो ये है कि स्टेक होल्डर के शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और एट लार्ज जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि एट लार्ज ये जो है ये एट लार्ज जो है ये आप कह सकते हैं कि ये आपके शेयर होल्डर के जनरल स्टेक होल्डर्स के शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस। ये मेन इशू है। अब मसला ये है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। इसके कंटेंट्स ये हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो शेयर होल्डर के सामने जवाब दें। उन्हें कंप्लायंस करना चाहिए अपने मुल्क के तमाम कवानीन और रेगुलेशंस के साथ, बिजनेस रेगुलेशंस के साथ। उन्हें अपनी रिपोर्ट्स और अपनी तमाम काम में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उनकी जो बात है वो खुले दामों लिखी होनी चाहिए, और वो ब्लैक एंड वाइट में नजर आनी चाहिए, यानी प्रिंटेड फॉर्म में, कि वो क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं। एक नेल भी खरीदा है तो भी नोटेड होना चाहिए, और अगर एक मशीन भी खरीदी है तो भी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड हाई होनी चाहिए फैसला साजी में, और रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए। क्योंकि वसाइल उनके अपने नहीं है, तो दे शुड मिनिमाइज द रिस्क, सो दैट डिसीजन जो वो टेक कवर करेंगे उसमें ज्यादा खतरात मोल ना लें, और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स का खास ख्याल रखें कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये होगी। तो ये है हमारा बेसिक मसला जिसके लिए ये असूल बने। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कहता है कि वेयर there are a large number of external shareholders who play no role in day to day running, जो डे टू डे रनिंग में कोई भी हिस्सा नहीं डालते। देयर इज अ सिचुएशन डिस्क्राइब एज, तो हम इस सिचुएशन को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो मालिक हैं, और वो शेयर होल्डर हैं, और वो कंपनी की डे टू डे रनिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये इशू जो है वो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है, कि ओनरशिप में कोई रोल नहीं है, जो है वो सॉरी ओनर का कोई रोल नहीं है कंपनी की रनिंग में। ठीक होगी बात। दूसरी चीज ये है कि एक पुराना क्वेश्चन है किसी प्रोफेशनल बॉडी का, उसको मैंने देखा था, अच्छा सवाल है।
The following question is taken from the इसको the most countries, what is the usual purpose of code of practice on corporate governance? ज्यादातर मुल्कों में इसका मकसद क्या है? तो कहता है पहली बात स्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग। तो मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे जनरल मुल्क जो है वहां पे ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये असूल है, तो ये लीगल बाइंडिंग नहीं। दूसरी चीज ये है कि डिटेल्ड रूल्स भी नहीं है, रूल्स भी ला को ही कहते हैं, वो भी नहीं है, तो प्रिंसिपल है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्टैंडर्ड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस दैट कंपनीज शुड अडॉप्ट, ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं, ठीक है जी, कि दिस इज व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस, तो यही ये प्रोवाइड करता है हमें असूल, जिससे बेस्ट प्रैक्टिस को चलाने का तरीका मिलता है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम सिर्फ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहें तो ये तो सिर्फ एक साइड होगी, जबकि इनको तो बिजनेस की तमाम साइड की केयर करनी है। लिहाजा ये वो स्टैंडर्ड है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी को कौन सी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस इन्हीं असूलों के अंदर आ जाती है, इसी गाइडेंस के अंदर आ जाती है। अब मसला ये कि तो वाज़ह हो गया ना कि कंपनी के मालिक जो हैं वो उसके शेयर होल्डर हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो। अगर ऐसा है तो देखिए हर एजीएम में जो 3 साल बाद होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनमें से ऑब्वियसली जो तरीकाकार है उसमें से चेयरमैन आता है जो कंपनी को चलाता है, और ये जो लोग अपॉइंट होते हैं थ्रू इलेक्शन और इलेक्ट होते हैं कि आम तौर पे बन जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और इनमें से सीनियर तरीन एक बंदा होता है जो सीईओ बनता है। अच्छा, और इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को हायर किया जा सके। इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकें कंपनी के, और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा जा सके, तो इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ न्यूट्रल पर्सन की जरूरत होती है जो थोड़ा गैर जानिबदार हो, और उनको सिर्फ उस फील्ड की एक्सपर्टीज की खातिर इस बोर्ड में बिठाया जाता है, और ये इसके अगेंस्ट ऑनरेरियम भी वसूल कर सकते हैं और कोई फी भी वसूल कर सकते हैं। हम इन्हें आमतौर पे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ये शर्त ये है कि इनके पास कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। नॉमिनल शेयर्स की खैर है, बट दे शुड नॉट हैव होल्ड कंसिडरेबल शेयर। अगर कंसिडरेबल शेयर होंगे तो फिर ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। जैसे कि अगर हम एक नेवल कंपनी चला रहे हैं, कोई शिपिंग कंपनी चला रहे हैं, तो कोई सीनियर नेवल एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ग्रुप कैप्टन या कोई इससे ऊपर का बंदा, उसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि उस फील्ड का बड़ा माहिर है। और अगर हम कोई एयरलाइन चला रहे हैं तो एविएशन या एयरफोर्स के लोगों को हायर कर सकते हैं जो कि इस फील्ड में काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर्स रखते हो ज्यादा तो फिर ये काबिल कबूल नहीं है एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी के लिए कुछ अजाफी नॉलेज लेकर आते हैं, यानी दे ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल नॉलेज, जो यहाँ पर तजर्बे की कमी है वो इनसे मिल जाता है। ये रिस्की एरियाज और एथिकल इश्यूज की केयर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मीटिंग चल रही है और फर्ज कीजिए मैं एक एडमिरल रह चुका हूँ और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, तो एक छोटा शिप जो पैसिफिक ओशन में भेजा जा रहा है तो मैं फौरी तौर पे चेक करूंगा कि यार ये छोटा शिप है, तो वहाँ डूब जाएगा, वो तो रफ सी है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फर्ज करें कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और वहाँ केबल हल्की लग रही तो फौरन अनएथिकल इशू है, फौरन बोल पड़ूंगा। लंबे अरसे तक सैलरीज नहीं बढ़ाई, अनएथिकल इशू है। क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, अनएथिकल इशू है, तो फौरन बोल पड़ेंगे, चूंकि न्यूट्रल लोग हैं, जहां गलत नजर आया बोल पड़ेंगे। इनका एक काम ये है कि ऑडिटर के साथ जो कि बाहर बैठे हैं कंपनी से, उनके साथ लियाजोन किया जा सके और उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके। क्योंकि अगर वो इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो एक इम्प्रेशन ये आएगा कि ये क्योंकि उनको पे कर रहे हैं
तो ये पे कर रहे हैं या इनके हाथ से चेक जा रहा है, तो वो इनके खिलाफ लिखने से शायद थोड़ा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। इसलिए न्यूट्रल के थ्रू ऑडिटर को एक्सेप्ट किया गया है, ताकि ऑडिटर जो है वो अपने ऑफिस से जब कोई स्टाफ भेजते हैं यहाँ पे ऑडिट असाइनमेंट के लिए, तो वो फिर ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करें और वो किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में ना आए। उसके बाद रिन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स खुद ही अगर अपनी पे तय कर लेंगे तो फिर तो वो 6 माह बाद अपनी पे डबल करते जाए, तो उनकी तो पे अगर 1 लाख है तो 6 माह बाद 2 लाख हुई होगी, और 1 साल के अंदर फिर 6 माह बाद डबल होगी तो 4 लाख हो जाएगी, फिर 6 माह बढ़ाएंगे तो 8 लाख हो जाएगी। तो ये तो खुद ही करते जाएंगे, लिहाजा ये अपनी पे नहीं बढ़ा सकते। इनकी पे बढ़ाने के लिए भी या सैलरी बढ़ाने के लिए भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठेंगे और वो फैसला करेंगे, और फिर उसकी अप्रूवल जो है वो एनुअल रिव्यू परफॉर्मेंस एजीएम में ली जाएगी। अगर शेयर होल्डर को इतराज हुआ तो फिर भी वो रिट्रीट करनी पड़ेगी, और अगर एनुअल परफॉर्मेंस से शेयर होल्डर मुतमिन हुए तो वो इस काम को चलने देंगे, नहीं होंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके वो डायरेक्टर्स को फौरी तौर पे जो है वो मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं एजीएम में। अलबत्ता 3 साल बाद तो लाजमी चेंज होना है, ये 3 साल के मुताबिक 3 साल तो ऑन प्रिंसिपल इलेक्शन हो ही जाने होते हैं। अच्छा, तो अब रही बात ये कि आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके हवाले से क्या सवाल है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेंडर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो ये इस सूरत में हो सकता है कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा तादाद में शेयर्स हो तो उनका फिर जो गैर जानिबदार होना है, न्यूट्रल होना है, रैशनल होना है, वो डाउटफुल हो जाएगा, लिहाजा फिर वो इस काम के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। अब रही बात ये कि जो हमारा आगे प्रिंसिपल साल्टो के हमने पढ़े हैं, लेकिन एक दफ़ा मुख्तसरन इन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि एक प्रिंसिपल जो है वो ये है हमारा कि ये जब भी किसी प्रोजेक्ट को पकड़े, जब भी किसी बिजनेस जो है वो असाइनमेंट को पकड़े, जब भी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट या बिजनेस मिशन को लेते हैं, तो दे शुड नॉट अडॉप्ट अ रिस्कियर अप्रोच, यानी दे शुड मिनिमाइज द रिस्क। क्योंकि दूसरों के पैसे हैं तो हो सकता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन असूल ये कहते हैं कि उन्हें रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहिए। दूसरा, उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तयशुदा है उन्हीं पर काम करें। यानी अगर उन्होंने शेयर होल्डर को ये बताया है कि एक सीमेंट कंपनी है तो सीमेंट कंपनी के मुताबिक चले, फिर ये शूज ना बनाने शुरू कर दे, तो जो उनका काम है उसी के मुताबिक चले। दूसरा, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तमाम स्टेक होल्डर के मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करें। मिसाल के तौर पे अगर अगर ये काम करते हुए एक काम करें कि ये तमाम बेनिफिट जो है वो फर्ज करें कि शेयर होल्डर को दे देते हैं। गाड़ी फर्ज करें ये बना रहे हैं, ये कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और वो कार थोड़ी सी इंफीरियर बना देते हैं और पैसा कमा के शेयर होल्डर को मुतमईन कर देते हैं। तो शेयर होल्डर तो खुश हो गया, लेकिन क्वालिटी अच्छी किसको नहीं मिली? कस्टमर को। तो कस्टमर क्या होगा? नाराज हो गया, दोबारा गाड़ी ही नहीं खरीदेगा, कारोबार ठप हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर को बहुत अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, यानी हर चीज ही उसकी मान लेता है, तो कस्टमर खुश हो जाएगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लिहाजा इन्हें कुछ बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी कि शेयर होल्डर को ऑप्टिमम क्वालिटी मिलनी चाहिए, सॉरी कस्टमर को ऑप्टिमम क्वालिटी मिलनी चाहिए, और शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए। उसके बाद सप्लायर को वक्त पे पेमेंट मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयज को जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रमोशन और सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, वरना सैलरी उनको ना दी तो वो कंपनी छोड़ जाएंगे, तब भी कंपनी गई। और अगर शेयर होल्डर को मुनाफा ना मिला तो वो शेयर्स बेच देगा उसी वक्त, तो शेयर्स की कीमत गिरेगी, कंपनी गई। लिहाजा हर एक का ख्याल रखना पड़ेगा पेरेंट्स की तरह। ठीक है जी। अच्छा, और फिर इंडिपेंडेंस इन पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट रहना होगा, पर्टिकुलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर होनी चाहिए। चूंकि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के को मिला के एक ऑडिट कमेटी बना देते हैं, और ये ऑडिट कमेटी जो है ना, इस पे अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्टिंग, यानी हमें अपनी जो इंटरनल रिकॉर्ड है वो इतना अपडेट और बेहतरीन तरीके से रखना चाहिए
کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ فائنینشیل رپورٹس پیش کر سکیں، یعنی اپنی اچھی رپورٹس پریزنٹ کر کے جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کو چلا سکیں. ٹھیک ہوگی بات. اور رپورٹس جو ہیں وہ مطلب ایکوریٹ ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، جو ایکچولی سچویشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل، یعنی اکاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ جواب دیں، دے آر آنسریبل ان فرنٹ آف دا شیئر ہولڈرس. اینڈ سیکنڈلی جب یہ رپورٹ لکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، تو ایک آپریٹنگ اینڈ فائنینشیل ریویو ہوتا ہے OFR، جو سینئر ایگزیکٹو ہوتے ہیں، یعنی پرٹیکولرلی ڈائریکٹرز انالیسس، وہ لازمی لکھنا چاہیے، جس کے اندر یہ بتانا چاہیے کہ کمپنی نے پہلے کیا اچیو کر لیا ہے اور آگے اس کے کیا پلان ہے اور کب تک وہ اپنے ٹارگیٹس کو مزید بہتر اچیو کر سکے گی. اور اس کے بعد انکریج کرنا چاہیے کہ جو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ری ایکٹیو نہ ہو، یعنی مارکیٹ میں کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد نہ سوچیں، بلکہ پرو ایکٹیو ہو کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر لیں. And they should anticipate that what's going on, what will be going on in the market in future and take their decision accordingly اور فیصلے accordingly کریں. کلیئر جی. چلیے سوال ایک کر لیتے ہیں. Michael has been asked to prepare a presentation for company directors on primary corporate governance and which one of the following is likely to exclude from his presentation. تو ایک پریزنٹیشن بنا رہا ہے کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے اور پوچھا جا رہا ہے کون سی چیز ہٹا دینی چاہیے. رسک مینجمنٹ تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جو کام کر رہے ہیں اس میں رسک کو منیمائز کرنا بہت ضروری ہے، یہ تو ہونا چاہیے. انٹرنل کنٹرول بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایسٹس اپنے تو نہیں ہیں، وہ تو شیئر ہولڈرز کے ہیں، تو ہمیں تو امانت ہے ہمارے پاس اور ہم ان کے اسٹیورڈ ہیں، یعنی ہم ان کے ایسٹ کے محافظ ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی ٹو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی صرف ہم شیئر ہولڈر کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ وی آر آلسو اکاؤنٹیبل ٹو شیئر ہولڈرز ایز ویل. تو ایک ہی چیز میں سے نکل سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میکسیمائز دا شیئر ہولڈرز ویلتھ اونلی، کہ صرف یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایمز میں سے ایک آدھا ایم ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے پرومیننٹلی اوپر جا کے نہیں لکھ سکتے، چونکہ اگر یہ لکھیں گے تو اس کا مطلب باقی اسٹیک ہولڈر کا ہم خیال نہیں رکھیں گے. لہٰذا اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کمپنی کا مشن جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈر کی سیٹسفیکشن ہونا چاہیے. اچھا بچوں، اب اگر وچ آف دا فالوئنگ ایڈوانٹیج آف نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آن کمپنیز بورڈ. کمپنیز بورڈ میں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ہونے کا فائدہ کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وائڈر پرسپیکٹو لے کے آئیں گے اور نالج لے کے آئیں گے، کوئی شک کی بات نہیں، جو کہ شاید ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے پاس نہ ہو. پرووائڈ ری ایشورنس ٹو شیئر ہولڈر. اگر یہ پاپولر فیلڈ کے لوگ ہیں تو یہ ان کو ضمانت دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کے مفاد کا خیال رکھیں گے. اور پھر دے میں ایکسٹرنل ایکسپیرینس، اور وہ باہر سے ایکسٹرنل ایکسپیرینس لے کے آئیں گے، کیونکہ ہمارے اپنے ڈائریکٹر تو ادھر اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو ان کی اپروچ تو ظاہر ہے یہاں تک ہی محدود ہوگی. لیکن اگر یہ لوگ باہر سے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں امید ہے کہ یہ ایکسٹرا پرسپیکٹو، یعنی زیادہ نالج لے کر آئے. اینڈ دے ہیو مور ٹائم ٹو ڈیووٹ. یہ نہیں ہے کیونکہ یہ آتے ہیں صرف ایگزیکٹو میٹنگس میں اور ضروری کام کے لیے بلانے پہ. تو اس کا مطلب ہے ایک ٹھیک ہے، دو ٹھیک ہے، تین ٹھیک ہے، تو بی آپشن ہم پک کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس ہوتا ہے. نان ایگزیکٹو تو وزٹنگ ٹیچر کی طرح ہوتے ہیں، وزٹنگ امپلائی کی طرح ہوتے ہیں، ٹیمپرری پارٹ ٹائم امپلائی کی طرح. اچھا بچوں، اب بات آ گئی اس کی تھیریز جو ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ. پہلی تھیری ہے اسٹیورڈشپ. اسٹیورڈشپ کا ورڈ شاید میں نے پہلے کہیں یوز کر لیا ہے. تو اسٹیورڈشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اثاثوں کے محافظ ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی ہے، ایسٹس، بلڈنگ، اکوپمنٹس، فائنینشیل ایسٹس، ہم سب کے ان کے لیے محافظ ہیں اور ہم ان کے ایسٹس کا دفاع کریں گے. دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر تھیوری. اسٹیک ہولڈر تھیوری بھی کہیں میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے، کہ صرف شیئر ہولڈر کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ ہم تمام اسٹیک ہولڈر کے حقوق کا خیال رکھیں گے. ہم سپلائر کو ٹائم پہ پیمنٹ کریں گے، ہم بینکر کو ٹائم پہ جو ہے پیمنٹ کریں گے، ہم امپلائیز کو ٹائم پہ اور اچھی سیلری دیں گے، ہم شیئر ہولڈر کو اچھا ڈیویڈنڈ دیں گے،
हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देंगे, तो हम सबका ख्याल रखेंगे, ये स्टेक होल्डर थ्योरी कहती है। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं कि हम वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे शेयर होल्डर की, जिसके हवाले से पिछला सवाल जो है उसके अंदर हमने, आपको याद होगा, ये वाली जो ऑप्शन थी उसे गलत करार दिया। अच्छा बच्चों, तो एक तो बात ये होगी। अब आ जाए एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी एक प्रॉब्लम है, इसको हम एजेंसी प्रॉब्लम भी कहते हैं। एजेंसी थ्योरी एजेंसी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करती है। एजेंसी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम किसी डायरेक्टर को एक जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अपनी पूरी सख्त इस्तेमाल करेगा? क्या गारंटी है कि वो अपनी पूरी जो उसके पास जहानत है उसको इस्तेमाल करेगा? यकीनी तौर पे ये बात डाउटफुल हो सकती है। ये डाउटफुल क्यों हो सकती है? जैसे एक बहुत बड़ा माहिर है, हमने उसे बुलाया एक काम के लिए, उसने देखा कि ये तो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो हमने एक डायरेक्टर को हायर किया, फर्ज कर लीजिए 8 आवर्स यानी ईच डे के लिए, लेकिन वो काम सिर्फ 30 मिनट्स करके चला जाता है, 30 मिनट में काम मुकम्मल हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो 30 मिनट में इतना काम कर लेता है, इतना काबिल आदमी है, वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करे हमारे पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करे, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें उसे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स देने चाहिए। हमें उसे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स देने चाहिए, और वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और इंसेंटिव इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो, ताकि वो सिर्फ 30 मिनट काम ना करे, 2 घंटे काम ना करे, बल्कि वो पूरे 8 आवर्स बैठ के पूरी मेहनत के साथ काम करे। सैलरी उसको मिलेगी जॉब की, और इंसेंटिव यानी शेयर्स में हिस्सा, उसके अलावा शेयर्स की एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हिस्सा, ये इसलिए दिया जाएगा कि वो और मेहनत करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शेयर्स में हिस्सा देने से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? यस होगी, लेकिन ये हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तो हमने पहले ही कह दिया था कि इनके पास तो कंपनी के बहुत कम शेयर होने चाहिए, कंसिडरेबल शेयर नहीं होने चाहिए, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू विच ऑफ द सिचुएशन। तो एजेंसी प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को रेफर करती है दैट डायरेक्टर एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, कि डायरेक्टर अपने मुफाद देखता रहे, शेयर होल्डर का मुफाद ना देखे। तो हम उसको इनाम दे देते हैं इतना, या रिवॉर्ड दे देते हैं इतने, कि उसको शेयर होल्डर के लिए काम करना मुश्किल ना लगे। अच्छा बच्चों, दूसरा है टू इनकरेज द डायरेक्टर्स टू ऑपरेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर हम चाहते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करे, तो हमें उसे बोनस देना चाहिए, उसे उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, ताकि वो मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा जी, एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू द फैक्ट दैट शेयर होल्डर कैन नॉट लीगली बी द डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इशू किसी भी तरह उससे रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब तो ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम उन्हें परफॉर्मेंस के रिजल्ट में इनाम देकर इस काबिल बनाएं कि वो या इस पे माइल करें, पूरी मेहनत करें। अच्छा, CH and J are managers of the company and they have been told that their salary will be based on the company performance. उनकी सैलरी या कंपनी परफॉर्मेंस पे बेस करेगी, and that bonus scheme will also be introduced. उनके लिए बोनस स्कीम भी इंट्रोड्यूस कराई गई है। किस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, किस अप्रोच के तहत? तो वो है एजेंसी प्रॉब्लम, कि हम उन्हें इनाम देके इस पोजीशन पे लाना चाहते हैं कि वो हमारे लिए मजीद बेहतर सोच सके। अच्छा बच्चों, अब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें कुछ खास कमेटीज भी होती हैं। मैंने आपसे इससे पहले जिक्र किया था ऑडिट कमेटी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कमेटीज होती हैं ये क्या रोल प्ले करती हैं, और ये हमारे लिए किस तरह अहम होती हैं। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हम पर्टिकुलरली बात करना चाहते हैं कंपनीज के हवाले से, क्योंकि कंपनीज इस मामले में काफी ज्यादा जो है हमारे लिए क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात इसमें जो जरूरी है वो है हमारा जो है कमेटी, ऐसी कमेटी जिसके, अच्छा, इन तमाम कमेटीज में जो लोग होते हैं वो आमतौर पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही बैठे होते हैं।
ताकि जो इनकी राय है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो सके। तो इसके अंदर ज्यादातर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीन्यूमरेशन कमेटी। रीन्यूमरेशन कमेटी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे होते हैं और वो ये तय करते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी कितनी होनी चाहिए और उसमें कितनी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। दूसरी कमेटी नॉमिनेशन कमेटी होती है। ये वो देखती है कि अगर कोई डायरेक्टर जॉब छोड़ के चला गया है या अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो गया है तो ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई बंदा ना आए और स्किल लेवल जो है उसमें कमी आ जाए। तो इसलिए ये कमेटी बनाई जाती है और ये उसके लिए नॉमिनेट करती है नए डायरेक्टर। ये जो नॉमिनेट करती है नए डायरेक्टर को, ये आम तौर पे क्या हो सकता है, ये जो डायरेक्टर है क्या हो सकता है बच्चों? शाबाश, सामने को चाय चाय बना दो, ठीक है। और मैंने कहा यार चाय भी एक कप पी लें, दोपहर का टाइम है, थोड़ी नींद आ रही है, तो घर वालों को फोन किया। अच्छा बच्चों, तो बात ये है कि नॉमिनेशन कमेटी जो है वो ऐसी कमेटी है कि देखती है कि वो डायरेक्टर रिटायर हो गया है या अल्लाह ना करे अल्लाह को प्यारा हो गया है या वो छोड़ के चला गया है, तो ऐसी सूरत में कोई नया बंदा उसकी जगह आ जाए और वो बंदा प्रमोट भी किया जा सकता है। जैसे नीचे कोई सीनियर मैनेजर है तो उसको भी ऊपर लाया जा सकता है। उसके बाद ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखे जाते हैं, क्योंकि ऑडिटर कंपनी के अंदर मौजूद नहीं होते। ये बेसिकली प्रोफेशनल अकाउंटेंट की फर्म होती है और ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी अलहदा फर्म बनाते हैं। जैसे कि आप सीएमए के लोग भी जो है, आपको भी एक खास हद तक ऑडिट जो है वो करने की इजाजत होती है और इंटरनल ऑडिटर तो आमतौर पर सीएमए वाले काफी लोग इस फील्ड को अडॉप्ट भी करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, जो ऑडिट होते हैं, ऑडिटर होते हैं, ये एक्सटर्नली एक ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, एओपी टाइप होते हैं, इनकी फर्म होती है, इनसे मुआहदा हो जाता है कि आइए जी आके हमारा ऑडिट कर दीजिए और शेयर होल्डर को यकीन दिला दीजिए कि हम सही काम कर रहे हैं और हमारे पास जितने एसेट लिखे हैं इतने ही हैं। तो इस काम के लिए उनसे जो राब्ता करते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और वो ऑडिट कमेटी का मेंबर होते हैं। तो इसमें कम से कम 3 होने चाहिए ताकि जब फैसला साजी हो सके तो राय जो है वो ऑड में आए तो सही रहेगा। ऑड में जो फिर फैसला हो जाएगा, अगर 4 होंगे तो फिर 2-2 की राय होगी तो फैसला नहीं हो सकेगा। तो लियाजोन करना विद एक्सटर्नल ऑडिटर, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स को देखना, इन्वेस्टिगेशन कराना और रिस्क रिव्यू करना इनका काम है। बड़ी कंपनीज में रिस्क कमेटी अलहदा से भी बनाई जाती है और वो फिर उसमें भी बैठ के जितने भी काम है उनमें रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे हम एक सवाल इससे मिलता जुलता बना लेते हैं। एन ऑडिट कमेटी शुड बी, तो एन ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। 5 भी हो सकते हैं और बड़ी कंपनी में 7 भी हो सकते हैं। तो ये हो गया जी। अब आ जाते हैं हम, एक टर्म होती है पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। देखिए वो कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं या गवर्नमेंट की ओनरशिप में होती है, हम उन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे पाकिस्तान रेलवे है, तो उसके लिए आमतौर पे बजाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड बनाया जाता है और उसका मकसद भी ये होता है कि एनुअल रिपोर्ट्स रिलेटेड विद अकाउंट्स जो है वो प्रिंट की जा सके, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है। तो यहाँ पे हम इस हवाले से सवाल यूं बना सकते हैं कि मोस्ट ऑब्वियसली द मीन्स ऑफ पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पब्लिक ओवरसाइट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मकसद है पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। तो मैंने कहा जाते जाते ना एक छोटी सी बात आपको बताता चल। अच्छा, अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बेसिकली अब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलहदा टॉपिक है। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करता है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये करता है कि अपने कंट्री के कवानीन को वायलेट नहीं करता, अपने कंट्री के कवानीन को वायलेट नहीं करता, वो अपने कंट्री के तमाम कवानीन को ओबे करता है।
تو اگر دیکھا جائے کہ کارپوریٹ گورننس سوشل رسپانسبلٹی کی سینس میں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ گورننس کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ذمہ داری انہیں شیئر ہولڈر سے متعلقہ ہے کہ انہیں میکسیمم کمانا چاہیے اور ان کے ایسٹس کا دفاع کرنا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم اچھا، آپ اب یہ نہ سمجھ لیں کہ سر پہلے تو آپ نے کہا تھا یہ پرائم گول نہیں ہے، مجھے پرائم گول نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ان کے اثاثوں کا نقصان نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی اس سے انٹرنل کنٹرول بھی اسٹرکٹ رکھے جائے، تو شیئر ہولڈر کے اثاثوں کا تحفظ کیا جائے اور پھر اس حوالے سے اچھے پیسے کما کر ان کو اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو مطمئن کیا جا سکے۔ اور پھر معاشرے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو یوں دیکھیں کہ شیئر ہولڈر سے متعلق یہ ہے کہ اپروپریٹ اسٹینڈرڈ آف گورننس رکھے جائیں تاکہ ان کے وسائل ضائع نہ ہو، جیسے میں نے پچھلی بات کی ہے کہ پراپر کنٹرول ہو اور ان کے ایسٹ کا دفاع کیا جا سکے۔ اور معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کے لیے اپروپریٹ اسٹینڈرڈ آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہو تاکہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، باقی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد آ گیا کیا جی کہ سیٹسفائی مورل اینڈ لیگل رسپانسبلٹی، کہ ہم جو کنٹری ہے اس کے کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اور پھر ہم اس کے کلچر کو بھی، نارمس کو بھی وائلیٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایشین ہیں تو ہم ایشین کے کلچر ہی رکھیں گے، اور ہم اکنامیکلی بینیفیشل ہو کر جابس بھی پروڈیوس کریں گے، معاشرے کی معاشی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور معاشرے کی آج کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایتھیکل رہیں گے، اخلاقی اصولوں کا خیال رکھیں گے، اور پولوشن نہیں پھیلائیں گے، ریسورسز ویسٹ نہیں کریں گے، کوئی ایسا ایڈورٹیزمنٹ نہیں بنائیں گے جو کہ معاشرے کی اخلاقی قدروں یعنی اس کی آئیڈیالوجی، جیسے پاکستان کا دو قومی نظریہ، اس کے خلاف نہ کرے ہو، کوئی چیز ہو اس کے قانون اور اس کے اصولوں کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اب جہاں تک سوال ہے، اس میں بڑے جنرل سوالات بن جاتے ہیں، اس لیے اس میں پڑھنا کام آتا ہے، لیکن انٹیلیجنٹ ہونا اور بڑا ضروری ہے اس ٹاپک میں جواب دینے کے لیے۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ریفرز ٹو دا آئیڈیا دیٹ کمپنی شوڈ، تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک آئیڈیا ہے کہ کمپنی کو کیا ہونا چاہیے، تو کمپنی کو سینسٹیو ٹو دا نیڈ آف آل اسٹیک ہولڈر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لوکل نیبرہڈ، تو صرف لوکل نیبرہڈ کے لیے تو نہیں بنی، اور اگر آپ کے بی الرٹ ٹو سوشل نیڈ آف آل امپلائیز، صرف امپلائیز کے لیے تو کمپنی نہیں بنی ہے، تو صرف ایک اسٹیک ہولڈر ہے، یہ بھی صرف ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ تو ایکٹ ریسپانسبلٹی ٹو شیئر ہولڈر، یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سینسٹیو ٹو دی نیڈ آف آل اسٹیک ہولڈر، معاشرہ بھی، حکومت بھی، ان سب کے لیے ذمہ دار ہے۔ اچھا بچوں، ماڈرن ویو آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، آج کے دور کا ماڈرن ویو آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو وہ ہے اٹ از اے وے ٹو فردر a company's business and attract additional shareholders، کہ ہم کمپنی کو اس طرح لے کے چلیں گے، فردر بہتر چلائیں گے تاکہ مزید شیئر ہولڈر کو اٹریکٹ کر سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو کارپوریٹ رسپانسبل سٹیزن ہیں یا کارپوریٹ رسپانسبل کمپنیز ہیں وہ ہر صورت زیادہ منافع کماتی ہیں، گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو رسپانسبل کمپنیز ہیں وہ مزید شیئر ہولڈر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا پروسیس سیف ہے اور یہ ہمارے مفاد کا خیال رکھیں گی، تو وہ انہیں پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے شیئر کو زیادہ اعتماد کے ساتھ خریدتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے جتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور یہ ان کے لیے اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک کمپنی بہت زیادہ ذمہ دار ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پرفارمنس اس کا بڑا اچھا ہے، تو جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ بھی ہیں وہ ان کی آئیڈیل ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے ہم یہیں پہ جاب کریں گے، جیسے پراکٹر اینڈ گیمبل، ریکٹر اینڈ کولمین، پیکیجز، نیسلے۔ اچھا، اسی طرح جو سپلائر اچھے ہوں گے
وہ بھی انہی کی تلاش میں ہوں گے چونکہ انہیں ٹائم پہ پیمنٹ کریں گے. اسی طرح بینکس بھی انہی کی تلاش میں ہوں گے چونکہ یہ انہیں وقت پہ انسٹالمنٹ پے کریں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شیئر ہولڈر بھی انہی کی تلاش میں ہوں گے چونکہ یہ انہیں ٹائم پہ ڈیویڈنڈ بھی دیں گے اور ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے. اور اچھے امپلائیز بھی انہی کی تلاش میں ہوں گے یا اچھے جاب سرچر بھی انہی کی تلاش میں ہوں گے. اس طرح سب کچھ اچھا ان کے پاس آ جائے گا. تو یہ فائدہ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ which of the following would best explain the concept of sustainability. Sustainability کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ اگر قدرتی وسائل کو استعمال کر رہی ہیں تو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ پانی ہے، وہ فیولز ہے، وہ گیس ہے، کہ آنے والی نسلوں کا مفاد ختم نہ کر دیں، یعنی انہیں ختم نہ کر دیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ چیزیں دستیاب نہ ہو سکیں، اور پولوشن بھی اتنا نہ پھیلائیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے دنیا جو ہے وہ کنٹیمینیٹڈ پلیس بن جائے. تو لہذا یہاں پہ بی پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیولپمنٹ وچ میٹس دا نیڈ آف پریزنٹ، ایسی ڈیولپمنٹ جو آج کی ضرورتوں کو پورا کرے لیکن وداؤٹ کمپرومائزنگ دا ابیلٹی آف دا فیوچر جنریشن، کے جو فیوچر جنریشن ہے ان کی نیڈ پر کمپرومائز بھی نہ کریں کہ ساری مچھلیاں ہی کھا جائیں، سارا فوڈ ہی کھا جائیں اور آنے والی نسل اور دنیا کو کنٹیمینیٹ کر کے پانی ختم کر کے چلے جائیں تو آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا. تو سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آج کر رہے ہیں اس کو آنے والی نسلوں کے بھی مفاد کے لیے سوچیں. اب رہ گئی بات کس کی؟ فیچر آف پور کارپوریٹ گورننس کے. پور کارپوریٹ گورننس کے فیچرز کیا ہیں؟ دیکھیے جو پور کارپوریٹ گورننس ہے اس کے فیچر یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اچھی کارپوریٹ گورننس کی نہ ہوتی وہاں پر کچھ کہہ سکتے ہیں دباؤ والے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتے. تو ایسی گورننس میں جو ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں میٹنگ میں سنگل بندہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور باقیوں کو اپنے آئیڈیاز دینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. دوسرا، ان لوگوں میں یہ بورڈ میں انوالو نہیں ہوتے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں کچھ بات نہیں کرتے. پھر ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیکویٹ کنٹرول فنکشن نہیں رن کرتے، نتیجہ یہ کہ فراڈ فیس کرتے ہیں، کرپشن فیس کرتے ہیں اور ڈفرنٹ طرح کے پرابلمس. اس کے علاوہ سپرویژن اچھی نہیں کر پاتے اور پھر اس کے علاوہ کانٹیکٹ وتھ شیئر ہولڈر کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے اور emphasize on the short term profitability کہ شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی پہ ان کا فوکس ہوتا ہے اور لانگ ٹرم پہ یہ بات ہی نہیں کر پاتے اور اس طرح مس لیڈنگ اکاؤنٹس انفارمیشن دیتے ہیں کہ جو اکاؤنٹس انفارمیشن ہے وہ لیڈنگ ٹورڈس یعنی جو ایکچوئل اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی بجائے یہ جان بوجھ کر ونڈو ڈریسنگ کرتے ہیں، انہیں سجا کے پیش کرتے ہیں اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اچھی بات نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ آج کا دور جو ہے نا، جب شیئر ہولڈرز شیئر خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو کسی دور میں تو صرف پروفٹ ہی دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں کہتے ہیں کیا نہیں دیکھا جاتا. شیئر ہولڈر یہ دیکھتا ہے کہ میں جس کمپنی کے شیئرز خرید رہا ہوں وہ فائنینشلی وائبل ہو اور وہ اچھا پیسہ کما رہی ہو، ٹھیک ہے جی. دوسرا وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کسٹمر اس سے سیٹسفائیڈ ہو، یہ کسٹمر کو ویلیو ڈیلیور کر رہی ہو، چونکہ پیسہ تو کسٹمر سے کمانا ہے، اور پھر اس کے انٹرنل کنٹرولز اتنے اچھے ہوں، اس کی رپورٹنگ اچھی ہوگی، یہ میرے ساتھ سچ بولے، اور پھر اس کے بعد یہ انوویٹو ہو، آج بھی اچھے پیسے کما رہی ہے لیکن اس کے پاس فیوچر میں بھی نئے پروجیکٹس اور پروڈکٹس ہوں تاکہ یہ کما کے فیوچر میں بھی مجھے دے سکے. تو ایسی کمپنی کا فیوچر جو ہے بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بیلنس اسکور کارڈ، بجائے اس کے کہ ایک چیز دیکھی جائے، مختلف چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے جس کے اندر پرٹیکولرلی کیا ہے کہ ایک بیلنس ہو. بیلنس کس چیز کے درمیان؟ کہ شیئر ہولڈر کا مفاد بھی کور ہو رہا ہے، کسٹمر کے لیے بھی بہتری ہے، مستقبل کے لیے بھی اچھے پروجیکٹس ہیں. تو پھر ایسی کمپنی بہت اچھی طرح رن کی جا سکتی ہے. ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہاں پہ آ کے میں ٹاپک کا ایک حصہ سمیٹ رہا ہوں جس کو میں نے کیا کہا تھا، شاباش، کارپوریٹ گورننس کا تھا. تو یہ بچوں ہم نے ڈن کر لیا. اب چلتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف. ارادہ میرا یہ تھا کہ آرگنائزیشن کلچر کی طرف چلتے، لیکن آرگنائزیشن کلچر کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے
کہ ہمیں آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں پتا ہو. اور چونکہ ہم نے یہ ٹاپک کافی دیر سے ٹچ ہی نہیں کیا تو ہم سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر سے کیا مراد ہے. دیکھیے آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فریم ورک ہے. یہ فریم ورک اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ کون کس کا سینئر ہے اور کون کس کا جونیئر ہے اور کون کس کے سامنے جواب دے, اور کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جو کسی کے بھی تابع نہ ہو اور وہ خود ہی کام کر رہا ہو. اور ہمیں پتہ چلے کہ فارمل رپورٹنگ ریلیشن شپ کیا ہے, کون کس کے سامنے آنسریبل ہے, انفارمیشن فلو کیسے ہو رہی ہے, انسٹرکشن کہاں سے کس کو جا رہی ہیں اور کس طرح سے فیڈ بیک اوپر کی طرف آ رہا ہے. الغرض یہ کہ ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ مربوط بنائیں جس کے اندر لوگ کام کریں اچھے طریقے سے, اور ان ڈپارٹمنٹس کو ملا کے ایک اچھا آرگنائزیشنل ترتیب دے سکیں یا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا سکیں جس میں کمیونیکیشن بھی ہو سکے, کوآرڈینیشن بھی ہو سکے, تاکہ مشن یا گولز یا آبجیکٹو جو بھی آپ انہیں کہنا چاہتے ہیں اس کی تکمیل بآسانی ہو سکے. اس کے لیے آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو مختصر ٹائم کے پیش نظر آپ ریویو کر لیجئے گا, دوبارہ سن لیجئے گا اگر میں تیزی میں بول جاؤں. اچھا بچوں, تو اس کو ڈیزائن کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اچھا آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کامیابی سے آرگنائزیشن کے مقاصد کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے, اور ایک کمزور اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آرگنائزیشن کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. اب چلیے ہم اسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ والا اسٹرکچر لے لیتے ہیں جو کہ ایکچولی اسٹرکچر ہے ہی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینر اسٹرکچر. جب بھی کاروبار نیا شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ خود ہی اس کا سی ای او یا مینیجر بن جاتا ہے, یعنی وہی اس کا اونر ہے اور وہی اس کا مینیجر ہے. عام طور پہ کاروبار جب بھی بزنس شروع ہوتے ہیں تو وہ اسمال بزنس کی شکل میں ہوتے ہیں, اور اس کو رن کر ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ خود ہی اپنی ایفرٹ سے اس کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور خود ہی اس کا سی ای او بن جاتا ہے شروع میں. ہاں جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا, تھوڑا بڑا بزنس بن جائے گا, تو پھر اس کے اسٹرکچر میں ایک نمایاں تبدیلی کر دی جائے گی. اب جہاں تک سوال ہے, اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے. چونکہ اکیلے بندے نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ جلدی کر لے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی یہ زیادہ رسپانسو ہوتا ہے, زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے, اور چونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے ہی جواب دینا ہے, تو وہ کوئی بھی کسٹمر کوئی چیز لے کے آتا ہے تو اس کو فوری جواب دیتا ہے, فوراً رسپانسو, یعنی مارکیٹ کو رسپانس جلدی ملتا ہے کیونکہ فیصلے جلدی ہو رہے ہیں. اور تھوڑے سے امپلائیز ہوتے ہیں, انہیں بلا کر سمجھا کر مقصد کلیئر کر دیا جاتا ہے, پرپس کلیئر کر دیا جاتا ہے, آبجیکٹو کلیئر کر دیا جاتا ہے. لہذا یہاں گول کانگروئنس یعنی اجتماعی گول یا گولز پر اتفاق کے رائے بھی لے لیا جاتا ہے. اچھا کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور ان سب پر سی ای او کی نظر ہوتی ہے. کوئی بھی تھوڑا ادھر سے ادھر ہو سے فوراً پتہ لگ جاتا ہے, تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہے وہ آسانی سے انہیں دیکھ لیتا ہے. ہاں ورکرز کے ساتھ اس کا کلوز بانڈ ہوتا ہے, چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد پر ان سے وہ ملتا رہتا ہے اور ان کے حال و احوال پوچھتا رہتا ہے, ان کے فیملی کے بھی حال و احوال پوچھتا رہتا ہے. لہٰذا ان کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کافی کلوز ہوتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, تو ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے لیک آف کریئر اسٹرکچر. یہ ایک کریئر اسٹرکچر نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان اے سینس کریئر اسٹرکچر نہیں مانا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک نوکری ہے, آپ اس سے پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن آپ اس میں پروموٹ ہو کر مینیجر نہیں بن سکتے. دوسرا, اس میں تمام ترقی کا دار و مدار ایک مینیجر کی اپنی کیپیبلٹی پہ ہے. اگر اس کو ایک کیپیبل مینیجر مل گیا تو پھر تو یہ گرو کرے گا, لیکن اگر اسے ایک کیپیبل مینیجر نہ مل سکا تو یہ کاروبار کبھی بھی گرو نہیں کر سکے گا. اس میں ایک چیز شامل رہے گی کہ دیر آر ڈیفیکلٹیز ان گروتھ. اس کی گروتھ میں ڈیفیکلٹیز رہیں گی, چونکہ ایک ہی بندہ کاروبار کو چلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کاروبار کو رن کرنے میں مسائل کا شکار ہو سکتا ہے, چونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا.
और अगर कारोबार को मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाए तो उसके बस की बात नहीं है, लिहाजा डाइवर्सिटी इसमें पॉसिबल नहीं है। ये एक छोटा सा कारोबार है जिसमें थोड़ा बहुत जो है चीजों को मैनेज करके काम को चलाया जा सकता है। अब रही बात ये कि जो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि which of the following statement regarding the entrepreneur structure is correct, तो एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर के मुतालिक कौन सी बात करेक्ट है। तो एक बात यहाँ नजर आती है, ये आम तौर पे इसके अंदर क्या होता है, इट ओफन enjoy strong goal congruence throughout the organization। तो इसमें गोल कॉन्ग्रुएंस काफी स्ट्रांग होते हैं। करियर पाथ तो इसमें होता ही नहीं है, आपके पास एक नौकरी है, करनी है तो कर लें, ठीक है। डाइवर्सिटी ये कर नहीं सकता, ठीक है जी। और कंट्रोल जिसके अच्छे होते हैं, इतने कमजोर नहीं होते, ठीक है जी। तो लिहाजा सी बी ऑप्शन बेहतर है। अब आ जाते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। जब कारोबार थोड़ा सा ग्रो होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कारोबार के ग्रो होने के बाद कि हम इसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाने शुरू कर देते हैं। फर्ज करिए मेरा शूज का बिजनेस है, तो शूज के इस बिजनेस में मैं क्या करूंगा, शूज के इस बिजनेस में मैं ये करूंगा कि मैं जो है वो छोटा सा एक डिपार्टमेंट बना देता हूँ जिसका काम है मार्केट से ऑर्डर लेकर आना। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्नीशियन रख लेता हूँ। अगर मैं इंजीनियर अफोर्ड नहीं कर सकता तो एक टेक्नीशियन रख लेता हूँ और उसकी जिम्मेदारी लगा देता हूँ कि तुमने मशीन चलानी है और प्रोडक्शन रखनी है, करनी है, और उसके अंडर 2-3 इंडिविजुअल दे देता हूँ, तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद मैं एक अकाउंटेंट को पकड़ता हूँ और उसको 1-2 लोग दे के कहता हूँ चलो जी आप लोग मेरा बुक मैनेज करेंगे सारी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करेंगे जरूरत पड़ने पर। और उसके बाद आ गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है, लोगों को हायर करना, सॉरी, लोगों को हायर करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को डेवलप करना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, तो वो इनकी जिम्मेदारी। तो ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, इसका सबसे अहम इशू ये है कि ये आम तौर पे पहला ट्रांसफर होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर से फंक्शन स्ट्रक्चर में। पहला स्ट्रक्चर ये पिक किया जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वहां इस्तेमाल हो सकता है जहां पे चंद एक प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट भी सिमिलर। जैसे आप अगर कॉस्मेटिक का काम करते हैं तो कर सकते हैं इसके साथ, शूज का काम करते हैं तो कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इसके साथ आप बहुत ज्यादा मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकें, कॉस्मेटिक भी बना लें, शूज भी बना लें, होम एक्सेसरीज भी बना लें कैटरपिलर की तरह, और फिर आप रोड रोलर्स भी बना लें, तो ये आपसे नहीं हो सकेगा। फिर उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर एक मॉडरेट से बिजनेस के लिए है जो चंद एक प्रोडक्ट्स बनाता है और वो प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ममासलत करते हैं। तो ये एक ही बंदा इतने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकता है और दूसरा कोई ऐसा बंदा उन्हें बना भी सकता है। अब रही बात ये किसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि चूंकि एक ही जगह सारी प्रोडक्शन हो रही है और एक ही जगह बाइंग हो रही है, तो लिहाजा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी, आपको मटेरियल भी सस्ता मिलेगा और काम एक ही जगह एक दफा होने से, यानी रेप्लिका ना होने की वजह से, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब ना होने की वजह से आपको काम सस्ता पड़ेगा। क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक ही फील्ड में है, लिहाजा आपकी स्टैंडर्डाइजेशन भी आसानी से हो जाएगी, आपको पता होगा कि इसके बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या है। तीसरी चीज जो है वो है स्पेशलिस्ट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इसके अंदर। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वो अगर सारे मार्केटिंग के लोग एक जगह इकट्ठे कर दिए मैंने, जहां पर सारे फाइनेंस के लोग एक जगह इकट्ठे कर दिए मैंने, तो चूंकि वो एक फील्ड के लोग एक जगह इकट्ठे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा कन्वीनियंस फील करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो इस सेंस में हमने कही है कि चूंकि जब आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके अंदर तो
ये करियर स्ट्रक्चर नहीं बनता, क्या हाल है? तो वो तो करियर स्ट्रक्चर है नहीं, लिहाजा हम इसको क्यों करियर स्ट्रक्चर कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम आप एज अ असिस्टेंट आते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, और प्रमोट होके अगर कल को ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई तो डायरेक्टर तक भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मुमकिन है आपके लिए, ये आसान है आपके लिए, ये सिंपल है आपके लिए। तो ये बात हम कह रहे हैं, ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। जब इसके ड्रॉबैक्स पे बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमें नजर आएगा वो ये है कि चूंकि हमने एक फील्ड के लोगों को पकड़ा जो उस फील्ड के माहिर थे, और उन्हीं को पकड़ के हमने क्या किया, उन्हें हेड बना दिया। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट नहीं बल्कि अपनी एम्पायर्स बना दिया। अब दूसरा जब कोई मशवरा देने आता है उस डिपार्टमेंट को, तो वो लोग एतराज करते हैं कि हम तो इस फील्ड के माहिर हैं, अब हम मशवरा क्यों दे रहे हैं। इसी तरह जब इधर वाले लोगों ने को मशवरा देते हैं तो वो नहीं मानते, तो ये डिपार्टमेंट्स को आपस में रियासत बना के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दूसरे की मदाखलत या ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते। नतीजा ये है कि इनकी कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, और कम्युनिकेशन स्लो होने की वजह से ये स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज देते हैं, मार्केट में आने वाली चेंजेस को ये कूप अप नहीं कर पाते। और फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा होता है। मार्केटिंग वाले इल्जाम फाइनेंस पे लगा देंगे, फाइनेंस वाले प्रोडक्शन पे लगा देंगे। इस तरह ये एक दूसरे को ही काफी ज्यादा जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और आखिरी चीज ये है, कैन नॉट कूप अप विद डाइवर्सिटी। आपको पता ही है कि हमने कहा था ये स्ट्रक्चर आमतौर पे इस्तेमाल होता है सिर्फ एक खास तरह के काम के लिए, कि कोई एक तरह का प्रोडक्ट बनाए। बहुत ज्यादा मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल ही नहीं होता, तो इसलिए उस सेंस में ये इतना आइडियल नहीं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं एक सवाल की तरफ। सवाल क्या है जी? सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है? तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट लिखा हुआ है, एम्पायर बिल्डिंग, कि अपने डिपार्टमेंट्स को अपनी एम्पायर बना के बैठ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ गई क्या जी कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं जी, टिश्यू पेपर बनाते हैं, और उनके डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरह बने हुए हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब इस तरह के डिपार्टमेंट बनेंगे कि डिपार्टमेंट का नाम ही काम होगा, जो काम होगा वही उसका डिपार्टमेंट का नाम होगा, तो हम उसको कहेंगे ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उनको नाम वो दिए जाते हैं जो वो काम करते हैं। ये भी वही सवाल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के 5 डिपार्टमेंट्स इस तरह के हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनाब हो गए हमारे दो स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरल एंड कौन सा बच्चों, जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। डिविजनल स्ट्रक्चर एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स के यानी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिविजन्स बना दिए जाते हैं। ये जो डिविजन्स हैं ये दो तरह से बनाए जाते हैं। एक डिविजन्स बनाने का तरीकाकार ये है, एक डिवीजन बनाने का तरीकाकार ये है कि वैसे दो नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिवीजन्स का बनाने का एक तरीकाकार ये है कि आप इन्हें प्रोडक्ट के एतबार से बनाएं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाने लगा, प्रोडक्ट डिवीजन्स। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसे जियोग्राफिक डिवीजन्स के एतबार से बनाएं, तो अगला जो है वो जियोग्राफिक डिपार्टमेंट है। तीसरा ये है कि आप इसे जो है वो प्रोसेस के एतबार से बनाएं, जैसे गाड़ियों जहाँ बनती हैं वहां पर डिफरेंट जो डिवीजन्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर असेंबली लाइन अलग होती है, और बॉडी बनाने वाले अलग होते हैं, इंजन बनाने वाले अलग होते हैं। और ये कस्टमर्स के एतबार से भी होती है। जब हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो जो ऑटो लोन लेने वाला है वो लेदर डिवीजन होता है, और जो पर्टिकुलरली आपका कंसर्न होता है किसके साथ, होम लोन के साथ, वो अलग होता है। और जनरल बैंकिंग जो है वो अलहदा से होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट के नाम जो रखे जाएंगे वो उस प्रोडक्ट के नाम से रखे जाते हैं जो कि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए
इस स्ट्रक्चर में नाम बहुत ज्यादा है, इसको लोग डिविजनल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। इसको आमतौर पे लोग जो हैं वो एसबीयूज भी कह देते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का नाम भी दे देते हैं। बाज जगह पे इनको प्रोडक्ट डिविजन्स या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह इसके डिफरेंट नाम यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे इन तीन नामों को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, और ये अलहदा अलहदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट सेंटर्स बन जाते हैं, और देखा यह जाता है कि कौन कितना मुनाफा कमाकर ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो हम इसे कहते हैं ये डिविजन्स है। जैसे यहाँ देखिए आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हिटाची कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक आपको नजर आएगा हैवी मैकेनिकल, यानी ये बनाते होंगे जनरेटर या बनाते होंगे जो है आपके रोड रोलर्स। होम एक्सेसरीज जो एसी बनाते हैं, वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट जैसे कि आपका राउटर, स्विचेस, इस तरह की चीजें। और तीसरी चौथी चीज है रेलवे प्रोडक्ट्स हैं, ये इंजन वगैरह लोकोमोटिव पे न बनाते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके डिवीजन हैं। उन डिवीजन के अंडर देखेंगे तो आगे फंक्शनल हेड्स, जैसे हैवी मैकेनिकल की मार्केटिंग करने वाला अलग है, और होम एक्सेसरीज की मार्केट करने वाला अलग है, और कंप्यूटर इक्विपमेंट की मार्केटिंग करने वाले अलग लोग हैं। तो ये एक ही लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ लोग हैं जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये होगा बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इस डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि ग्रोथ को इनेबल करते हैं, यानी ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं कि कौन इस काम के लिए जिम्मेदार है, और ठीक है, और किस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है। अगर मजीद प्रोडक्ट्स बनाना चाहे तो डाइवर्सिटी फर्दर पॉसिबल हो सकती है। और टॉप मैन चूंकि नीचे के सारे फैसले डिवीजन्स कर रहे हैं, नीचे के सारे फैसले चूंकि डिवीजन्स कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल फ्री है अपने कामों को फोकस करने के लिए। ठीक है, उन पर कोई भी किसी किस्म का दबाव नहीं। तो ये हो गया हमारे डिविजन्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी अपनी जगह है। एक तो ये है कि यहाँ ऊपर वाला जो टॉप लेवल है, जिसको हम बीओडीज कह सकते हैं, वो निचले लेवल के जो ऑपरेशन है उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, चूंकि वो सारे कामों को जानता ही नहीं है। एक जगह क्रेन बन रहे हैं, एक जगह रोड रोलर्स बन रहे हैं, एक जगह रेलवे इंजन बन रहा है, होम एक्सेसरीज बन रही है, राउटर्स बन रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों का नॉलेज वो नहीं रखते। दूसरी चीज है लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। इनके अंदर एक मसला ये आता है कि एक डिवीजन कुछ और गोल्स रख लेता है, दूसरा कुछ और रख लेता है। उनके गोल्स में यगानगत नहीं पाई जाती, एक जैसे नहीं होते। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें स्पेशलिस्ट जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के अच्छे लोग हैं तो तीन जगह बांटे हुए, चार जगह बांटे हुए, चार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जस्ट अ मोमेंट।
अच्छा बच्चों, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कैमरे को तार हिल गई थी और अगर हम ना करते तो फिर ये एक रिकॉर्डिंग में ऐसा भी हुआ कि काफी सारा एरिया खामोशी से निकल गया था। तो मैंने कहा यार गलती ना हो, इसको बंद करके एक दफा केबल सेट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट बांट दिए गए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, लिहाजा उसके अंदर क्या हुआ कि चूंकि स्पेशलिस्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, लिहाजा स्पेशलिस्ट जो है वो आइसोलेटेड फील करेंगे। दे विल फील लाइक दे आर वर्किंग अलोन एंड देयर फ्रेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एंड देन यू सी एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट इज एन इशू। तो जो सेंट्रल कॉस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉस्ट है, वो एक इशू बन जाएगा कि किस यूनिट के जिम्मे डाली जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली तो किसी डिवीजन को होल्ड ही नहीं कर रहे। तो हु इज बियर दैट कॉस्ट? So this is an issue. On the other hand, lack of economies of scale is another issue कि जी आपको economies of scale नहीं मिलेंगे, चूंकि हर डिवीजन में कई जॉब रिपीट हो रही होंगी। मिसाल के तौर पे सैलरी हर जगह अलग कैलकुलेट होगी, अकाउंटेंट हर डिपार्टमेंट का अलहदा होगा, तो लिहाजा बहुत सारी जगह पे हमें लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी। तो ये भी एक इशू अपनी जगह है। अब रही बात ये कि हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे हम बात करें एच लिमिटेड मेक्स अ वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, पर्टिकुलरली बाईसाइकिल भी बना रहे हैं, फर्नीचर भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंटलाइजेशन सूट करेगी और वो है डिवीजन। चूंकि अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहे होते या सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होते तो फिर फंक्शनल अच्छी थी, और अगर उनका बहुत छोटे साइज का बिजनेस होता तो फिर उनके लिए कोई हर्ज नहीं अगर आप कह देते कि ये एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर यूज कर ले। अब रही बात ये कि जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा था डिवीजन्स चार तरीकों से बन सकते हैं: कस्टमर के एतबार से, प्रोसेस के एतबार से, प्रोडक्ट्स के एतबार से। तो हमने प्रोडक्ट्स के एतबार से देखा, अब जियोग्राफिक देख लेते हैं। जियोग्राफी के एतबार से होते तो डिवीजन्स ही हैं, और हम उन डिवीजन्स को इलाकों के एतबार से तकसीम कर देते हैं, जैसे नॉर्दर्न डिवीजन, सदर्न डिवीजन। हमने अपनी सुई गैस कंपनी है, पाकिस्तान ने अपनी जो सुई गैस कंपनी है उनको ये दो एंगल से ब्रेक किया हुआ है, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एंड सुई सदर्न गैस कंपनी। तो इस तरह जियोग्राफिक, तो इसका फायदा ये होता है कि जियोग्राफिक तौर पे कि जिस कस्टमर की कंप्लेंट आएगी पर्टिकुलरली उसी डिवीजन का जो मैनेजर है और उसी डिवीजन के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको पर्टिकुलरली डील करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो जाहिर बात है ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इन्हें इलाकाई एतबार से मुख्तलिफ जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है, और हर डिविजनल हेड अपने इलाके के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जहां तक सवाल है इसके एडवांटेजेस का, तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ जियोग्राफिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। आप एक पर्टिकुलर मुल्क में काम करते हैं, दूसरे मुल्क में मूव कर सकते हैं, आगे प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। तो देखिए जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट्स की कई चेन्स ऐसी हैं जो यूरोप और अमेरिका दोनों जगह काम करती हैं, और फर्क ये है कि जहाँ का कल्चर बदलता है, मीट बदल जाता है वहाँ का, और उसे कहा चाइनीज ही जाता है। ठीक है जी। अब फ्यूचर जो है वो ऑब्वियसली इंडियन टेक अवेज का बड़ा ब्राइटर नजर आता है, चूंकि दुनिया सारी स्पाइस की तरफ आ रही है, और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी का भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर हमारे यहाँ भी एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट बेहतर की जाए। दूसरी चीज जो है वो है अलाउ लोकल डिसीजंस, यानी डिसीजंस जो हैं वो लोकल यानी इलाकाई एतबार से और इलाकाई चीजों के पेश नजर किए जाए, यानी जो उस इलाके के पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक काम की जा सके। और फिर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एरियाज, एरियाज के लिए क्या हो, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि किस एरिया के कस्टमर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल। देन यू सी रीजनल अपॉर्चुनिटीज, इलाकाई अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया जा सके।
पर्टिकुलरली बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें रीजनल अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम उस एरिया के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बर्गर देख लीजिए कि इंडिया में जो बर्गर बनता है वो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट की समझकर तो वेजिटेबल बर्गर बनाया जाता है। पाकिस्तान में जो है वो मीट बर्गर या बीफ बर्गर बनाया जाता है। और आप चाइना चले जाएं तो वहाँ पर मुख्तलिफ मीट इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नेक हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ उसके एतबार से हो सकता है। तो वहाँ का कल्चर समझकर उसके मुताबिक काम किया जाता है। और रीजनल अपॉर्चुनिटी को यूँ कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में ईद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है चीज़ को बेचने की, इंडिया में दिवाली हो सकती है, ठीक है जी, और यूरोप और अमेरिका में जो है क्रिसमस हो सकता है। तो ये डिफरेंट हो सकता है। और ये डिफरेंट यूनिट्स में जब आप जनरल मैनेजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ये उनके लिए ट्रेनिंग का बेहतरीन मौका होता है कि वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को ट्रेन कर सकें। अब जहाँ तक सवाल है इसके डिसएडवांटेजेस का, तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये आती है कि देयर इज अ पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो निचले लेवल की चीज़ों पर ज़्यादा नज़र नहीं रख पाती। इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल लूज हो जाते हैं। दूसरी बात, इसमें लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस पाया जाता है, यानी कि जो मकासद एक रीजन के हैं वो दूसरे रीजन का डिवीजन फॉलो नहीं करता। और फिर इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर एक बहुत बड़ा मसला रहती है, चूंकि डिफरेंट कल्चर्स को समझना एज सच इतना सिंपल नहीं होता जितना हम समझते हैं। और इस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज भी ढूंढना मुश्किल है जो अपनी फील्ड में भी एक्सपर्टीज रखते हो और कम से कम 3 से 4 लैंग्वेजेस को समझते हो, 3 से 4 मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल को समझते हो। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिजल्ट इन अ पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल। तो ये जियोग्राफिक डिवीजन हो सकते हैं और ऑब्वियसली ये जो है आपके प्रोडक्ट डिवीजन भी हो सकते हैं। दोनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल निचले लेवल पे इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आने तक हमने समझ लिया कि व्हाट इज द जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड एंटरप्राइजल स्ट्रक्चर। चलते हैं हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल होता है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर जो है वो टैकल कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल है और ये आइडियल है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। और ये मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डील कर रही होती हैं उनके या प्रोडक्ट्स को डील कर रही होती हैं उनके लिए बहुत आइडियल स्ट्रक्चर है। इसमें इस तरह से होता है कि जैसे फर्ज करें हमने एक बंदा रख लिया किसी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए और वो एक ही मैनेजर तमाम मार्केटिंग को देखेगा। परचेज के लिए एक ही सीनियर सा मैनेजर रख लिया, ठीक है जी, और एक छोटा यूनिट बना दिया उसको। इसी तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी ऐसा ही किया हमने। तो ये जो है ये आगे हमारे फंक्शनल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है, ये हमारे फंक्शन। इस तरफ हमारे प्रोजेक्ट आगे के, फर्ज कीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है जी, और हम एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, हम एक बिजनेस टावर बना रहे हैं, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। इसी तरह फर्ज करें हम एक शॉपिंग मॉल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। इसी तरह फर्ज कर लें कि हम एक कैंपस बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का, ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहे हैं, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम जो है वो एक कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो रन करने के लिए हमने प्रोजेक्ट मैनेजर रखे हुए हैं। तो इस साइड पे जो अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इस साइड पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स। और अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे
तो दूसरी साइड पे आपको जो लोग मिलेंगे वो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, और ये दोनों मिलके अगर देखेंगे तो सीईओ इस पोजीशन पे होंगे जो दोनों को साथ साथ टैकल कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखेंगे तो ये एक नेटवर्क ऑफ टीम बन जाएगा। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं मार्केटिंग की टीम में कौन कौन खेल रहा है, तो आप कहेंगे मार्केटिंग मैनेजर इसका कैप्टन है, और इसके अंदर बिल्डिंग, सोसाइटी, बिजनेस टावर, शॉपिंग मॉल, कैंपस बनाने का प्रोजेक्ट मैनेजर और हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट मैनेजर इसके मेंबर हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा एचआर टीम के बारे में बताएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एचआर टीम के अंदर ना जो है एक एचआर मैनेजर है, और उसके बाद जो है वो उसकी टीम में एक बिल्डिंग बनाने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी का प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस टावर का, शॉपिंग मॉल का, कैंपस का और हॉस्पिटल का, ये उसके प्लेयर्स हैं, ये टीम है। अच्छा, अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो मैं आपसे पूछूं कि जी अच्छा ये बताइए कि शॉपिंग मॉल की जो टीम है उसमें कौन कौन खेल रहा है, तो आप कहेंगे इसका मैनेजर शॉपिंग मॉल की टीम का जो है शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये इसका कैप्टन है। और इसकी टीम में जो खेल रहा है मार्केटिंग वाले भी मैनी फंक्शनल मैनेजर खेल रहे हैं, परचेज वाले भी खेल रहे हैं, अकाउंटिंग एंड एचआर। तो इस तरफ से देखें हॉरिजॉन्टली तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। हॉरिजॉन्टली जो फंक्शनल मैनेजर है वो प्लेयर है, और कैप्टन जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। और वर्टिकली देखेंगे तो जो मैनेजर है वो फंक्शनल मैनेजर है, और ये लोग जो है ये सारे के सारे ये उसके प्लेयर्स हैं। इस तरह ये नेटवर्क ऑफ टीम बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क्स ऑफ टीम बन जाता है। तो ये चूंकि नेटवर्क्स ऑफ टीम बन जाता है, लिहाजा इस एंगल से हम इसको देखते हैं। अब रही बात इसकी कि जब ये नेटवर्क्स ऑफ टीम बन जाएगा तो हम इसको वर्टिकली भी टीम्स कहेंगे और हॉरिजॉन्टली भी टीम कहेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होगा कि बैक वक्त दोनों फायदे मिल जाएंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी और डिविजनल स्ट्रक्चर के भी। अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबल कस्टमर ओरिएंटेशन है, यानी बैक वक्त यू आर एंजॉयिंग द टू स्टेटस एट ए टाइम। और उसके बाद यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी आपको, यानी चीजें आपको निस्बतन जो है वो एक ही जगह बन जाएंगी, परचेज इकट्ठी हो रही है, ऑपरेशन इकट्ठा हो रहा है, तो कॉस्ट जो है ना आपकी वो सेव हो जाएगी। और फिर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है क्रॉस प्रोजेक्ट, यानी कि एक क्रेन ले लिया, वो हाउस होल्ड हाउसिंग सोसाइटी में भी यूज हो गया, शॉपिंग मॉल में भी यूज हो गया, जिसको जरूरत पड़ी वो उसको ले गया। इसी तरह एक डिजाइनर हो गया तो वो सबकी डिजाइनिंग कर देता है। और यहाँ टीम वर्क जो है उसे इनकरेज किया जाता है। बेसिकली ये है ही टीम वर्क। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ ड्यूल कमांड एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी जब ड्यूल कमांड होती है तो कभी प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी इंपॉर्टेंस जताते हैं तो कभी फंक्शनल, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी रहते हैं। और उसके लिए फिर आप ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट भी हो जाता है उनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट को डील करने में, तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है इस हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आते हैं और वो कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, लेकिन लाजिम नहीं होता कि अगर हमको ड्रॉबैक कहें तो आप कहें नहीं नहीं ये ड्रॉबैक लाजमी होगा, हो भी सकता है, और अगर स्मार्टली काम किया जाए तो वो नहीं भी हो सकता। अब एक बात तो ये रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम किस पे जी? वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ यू कैन से जो है सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कहता है कि भाई बात ये है कि जो है अंडरस्टैंड, कहता है अंडर द फंक्शन स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो वो तो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, तो ये तो गलत हो गया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इनेबल रैपिड डिसीजन मेकिंग, नहीं, यहाँ फैसला साजी में फंक्शनल एंड डिविजनल मैनेजर काफी टाइम लगाते हैं, तो लिहाजा इसकी वर्किंग थोड़ी स्लो होती है। तो नाइदर वन इज करेक्ट, इनमें से कोई भी करेक्ट मुझे नहीं लगा। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, अगला आ गया जी, यू कैन से M Public Limited is a large company operate in country G. It's manufacturing several different products, each of highly complex and extremely specialized.
sales has have grown significantly over the last several years, which of each its product producing roughly equal amount of M's revenue all. तो देखिए यहाँ पे ना चूंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोडक्ट्स हैं, तो लिहाजा डिवीजन स्ट्रक्चर आपको सही रहेगा चूंकि प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। ठीक हो गई बात। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बेस्ट प्लेस एड्रेस नीड कोऑर्डिनेशन इन वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो कोऑर्डिनेशन के लिए टीम अच्छी रहती है, इसलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है जिसमें टीम्स प्ले हो रहा होता है। ठीक है जी। फिर कहता है नेटवर्किंग की टर्म मोस्ट एसोसिएट किससे करेंगे, तो आपने देखा होगा हमारा नेट का जो टर्म है, नेटवर्किंग की जो टर्म है वो सबसे ज्यादा रिलेट करती है, वो करती ही हमारे जो है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के साथ। क्लियर जी। अच्छा, फिर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मोस्ट लाइकली टू बी द डिसएडवांटेज। तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड यहाँ क्यों आती है, इसको जरा हम इस तरह देख लेते हैं कि देखिए जब आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें ये अकाउंटिंग का फंक्शन है या फाइनेंस का फंक्शन है। यहाँ से आपने एक इंडिविजुअल को भेजा, लो जी आपने इस काम को ना मैनेज करना है दोनों तरफ। ठीक है जी, दोनों तरफ आपने मैनेज करना है। अब होता ये है कि एक तरफ तो ये बॉस है इसका, फंक्शनल मैनेजर, जिसने इसे कहा शायद कि तुम कोई भी पेमेंट ना करना जब तक तुम्हें इनवॉइस ना मिले। और जब ये प्रोजेक्ट पे पहुंचा तो इसका बॉस जो है वो बन गया प्रोजेक्ट मैनेजर, और वो कहता है पहले पैसे दोगे चीज आएगी तो इनवॉइस दूंगा ना, मैं पास से थोड़ी खरीदूंगा। अब ये बेचारा दोनों बॉसेस के दरमियान फंस गया। तो जब भी एक सबऑर्डिनेट के दो बॉसेस होंगे, हम इसको कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड का इश्यूज ही मैट्रिक्स में पैदा होता है, जहां पे एक बंदा दो टीम्स का ना चाहते हुए प्लेयर बन जाता है, और इस तरह ये इशू जो है वो पैदा होता है। क्लियर जी। अब हम आखिर में कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। वो छोटी छोटी बातें क्या है, देखिए सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि अगर हम देखें ना तो स्ट्रक्चर की एक तकसीम इस एतबार से भी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में फैसले कहाँ हो रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फैसले सारे के सारे टॉप लेवल पर हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहां डिसीजन जो है वो टॉप लेवल पे हो रहे होते हैं और बाकी सब उन फैसलों को फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहां पर के आपके जो है वो डिसीजन ऊपर नहीं होते बल्कि निचले लेवल पर होते हैं। तो सब ऑर्डिनेट को इख्तियार दे दिया जाता है कि वो फैसले करेंगे, सब यूनिट फैसले करें। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जाता है, जबकि इन्हें सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये बिहेवियर की बुनियाद के ऊपर फैसला हो गया कि ये सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। एक तो ये चीज। दूसरी चीज आ जाती है, बाज ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा प्रोसीजरल होती है, बहुत ज्यादा प्रोसीजरल होती हैं। जो प्रोसीजरल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर हर फैसला जो है वो एक सिस्टम के तहत होता है, एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन के बाद होता है। तो आप ये कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन
इमेज। यूं लिख देता हूँ, a continuous organization of functions bound by rules। मैक्स वेबर। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां हर काम जो है वो रूल्स और प्रोसीजर के तहत हो रहा हो, हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। और जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसे आजकल अच्छा नहीं समझा जाता। पर्टिकुलरली एक लेडी है, इनका नाम है रोजा कैंटर। ये कहती हैं कि आज की ऑर्गेनाइजेशन को बदलते हालात के साथ पूरी तौर पे स्विच हो जाना चाहिए, पूरी तौर पे चेंज हो जाना चाहिए। और अगर ये बदलते हालात के साथ चेंज ना हो सके तो ये कूप अप नहीं कर सकेगी तब्दीली के साथ, और जब नहीं कर सकेगी तो ये पीछे रह जाएगी। तो वो कहती हैं कि आज की ऑर्गेनाइजेशन को एक पुरानी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हाथी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक मुश्क की तरह होना चाहिए जो डांस करे बदलते हुए हालात के साथ। तो एक तो ये बढ़िया हम बात थी ब्यूरोक्रेटिक वाली। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको और फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। वो ये है कि एक चीज हमें ये भी माननी पड़ेगी कि बाज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें मामलात को ज्यादा लिख कर मैनेज नहीं किया जाता। मामलात को ज्यादा लिख कर मैनेज नहीं किया जाता। मामलात को ज्यादा ऑर्डर्स ओरली कन्वे कर दिए जाते। तो जब ऑर्डर्स ज्यादा ओरली कन्वे कर दिए जाते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देते हैं। ये अक्सर फ्रेंडशिप की बुनियाद पे चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। इनका बहरहाल कॉमन इंटरेस्ट होता है और उसी वजह से इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो यह है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें मल्टी स्किल्ड लोग रखे जाते हैं, ठीक है जी। और मल्टी स्किल्ड लोग भी होते हैं और पार्ट टाइम लोग भी होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल एडजस्टमेंट से काम लिया जाता है और उस म्यूचुअल एडजस्टमेंट के चक्कर में ये कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करते हैं। इसको फ्रेंडशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी सोच ये है, इस तरह के ख्यालात के लोगों की, कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिक चीज है, जिंदा चीज है, लिहाजा इसमें काम करने वाले इंसान हैं और उन इंसानों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ऑर्गन है, जैसे इंसान के जिस्म के हिस्से हैं। जबकि जो दूसरे हैं वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की मानिंद है और वो इसको मैकेनिस्टिक डिक्लेयर करते हैं। वो हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो हमेशा जो है वो स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं माइक्रो लेवल पे, और वो हमेशा स्पेशलाइजेशन के साथ साथ पार्ट टाइम नहीं लाइफ टाइम जॉब की बात करते हैं, क्योंकि उनके नजदीक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है। लिहाजा वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन नहीं, बल्कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, जैसे किसी बिजनेस का मशीन का स्पेयर पार्ट होता है। लिहाजा वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते और उनके नज़दीक इंसान को, वर्कर को बड़ा टाइट कंट्रोल में रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी वायलेशन से बहुत बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो जन्म ले लेते। तो उनके नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मशीन है। लिहाजा जिनके नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन एक जिस्म है, वो वर्कर को फ्लेक्सिबल ट्रीट करते हैं और वो समझते हैं कि वर्कर्स के अंदर फीलिंग्स हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसान की जिंदगी तरह समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन
जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और वो अपने एक्सपीरियंस से सीखती है और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखती है। जबकि दूसरे और इसीलिए वो इन्हें इनफॉर्मल तरीके से मैनेज करते हैं, इन्हें मल्टी स्किल्ड या मल्टी टास्क देते हैं ताकि ये बोर ना हो जाए, और इन्हें पार्ट टाइम भी रख लेते हैं, इन्हें मल्टी स्किल्ड भी रखते हैं और इनका कॉमन इंटरेस्ट भी मानते हैं। जबकि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और लाइफ टाइम जॉब होनी चाहिए और आपको उसके किसी एक एस्पेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। इसलिए वो आपको टाइट कंट्रोल रखते हैं और जरा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाए तो इस चीज को माइंड करते हैं। तो बाज ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिक होती है और बाज ऑर्गेनिक। जब हम पूछते हैं किसी से कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक होती है मैकेनिस्टिक होती है, तो वो कहते हैं इसकी रियलिटी ये है कि वो काम जिसमें ह्यूमन वर्क ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे फिल्म मेकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, तो वो कहते हैं इन कामों में आम तौर पे जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि आपने कमेंट्री भी लिखनी है, डायलॉग भी लिखने हैं, ड्रामा आर्ट का भी मामला है, कैमरा वर्क, तो ये कहते हैं ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट हीरोइन से मजाक कर रही है, एक कैमरामैन हीरो से मजाक कर रहा है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल होती है। लेकिन इसकी निस्बत एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो ज्यादा फॉर्मल रहेगा, चूंकि वो ये नहीं चाहेगा कि किसी वर्कर का आज रेड पेंट करने का मूड नहीं है तो वो गाड़ी में फूल बना दे। तो वो इसी तरह आर्मी है, वहां पे भी आज जंग लड़ने का मूड है तो चंद एक सोल्जर बंदूक में और जंग शुरू कर दे, तो ये मैकेनिस्टिक होंगे। अब ये एक मसला रहेगा कि मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक की भी एक सेंस आपने जहन में रखनी। हम हर उस ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल कह देते हैं जिसका ज्यादातर काम इनफॉर्मल तरीके से मैनेज होता है, लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ हिस्सा फॉर्मल जरूर होता है। जैसे इनफॉर्मल है अगर 75% काम बगैर लिखे हो रहे हैं, बस कह दिया तो हो गए, लेकिन फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना प्लान तो जरूर होगा, और अगर फिल्म है तो डायलॉग जरूर लिखे गए होंगे, ठीक है, स्टोरी जरूर लिखी गई होगी। लिहाजा ये इनफॉर्मल है 75%, लेकिन कम से कम 25% फॉर्मल जरूर है। और अगर आर्मी की बात करते हैं या कार मैन्युफैक्चरर की, तो हम उसे फॉर्मल कह देते हैं या ब्यूरोक्रेटिक भी टर्म यूज हो जाती है, क्योंकि ये आमतौर पे इनको मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेटिक के करीब भी लोग समझते हैं, तो लोग इन्हें कह देते हैं ये मैकेनिस्टिक है या ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि जी आप ये कह सकते हैं कि बावजूद सब कुछ होने के इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 80% काम जो है ना वो होते हैं फॉर्मल लिख कर, तो कम से कम 25% काम जो है वो इनफॉर्मल जरूर होते होंगे। जैसे अगर आर्मी भी है तो वहां पे भी कैंटीन्स होती हैं, वहां पे भी होटल्स होते हैं, वहां पे भी क्लब्स होते हैं जहाँ शाम को ऑफिसर बैठ के गपशप करते हैं सीनियर्स के साथ, तो वहां पे भी इनफॉर्मल फैक्ट। कार मैन्युफैक्चर टोयोटा की फैक्ट्री है तो वहां पे भी कैंटीन होगी, बैठ के वहां लोग समोसा चाय इंजॉय कर रहे होंगे और इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, ठीक हो गई जी बात। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर ज्यादातर काम इनफॉर्मल हो रहे हैं तो हम उसको इनफॉर्मल कह देंगे, लेकिन जहन में ये रखेंगे कि मुकम्मल इनफॉर्मल नहीं होते, कुछ ना कुछ फॉर्मल जरूर होता है। और जब ज्यादा काम इनफॉर्मल हो रहे होते हैं, ज्यादा काम फॉर्मल हो रहे होते हैं, हम उसको फॉर्मल कह देते हैं, मैकेनिस्टिक कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हर चीज फॉर्मल ही होती, कुछ ना कुछ इनफॉर्मल जरूर हो रहा होता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह।